सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो इससे पहले हम अपने 3 लेक्चर कर चुके हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड और बेस क्या होते हैं, और फर्दर जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनकी क्या क्या डिफरेंट थ्योरी थी। ओके, सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने किया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हैं कि एसिड्स हमने कैसे क्लासीफाई किया। थर्ड लेक्चर में हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। ठीक है, अब देखो वही जो हमने एसिड को 2 लेक्चर में कवर किया था उसके हमने क्या किया, एक तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन की, सेकंड लेक्चर में क्या किया हमने उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। वही हम जो बेस है, बेस को हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। बेस की क्लासिफिकेशन भी इसी लेक्चर में बात करेंगे और बेस की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों को इसी लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि जो बेस है, बेस के बारे में जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स के बारे में, वहां पे हमने उसको समझ लिया। ठीक है, बस यहाँ पे तो हमें इसको सिर्फ नोट डाउन करना है। प्रॉपर्टीज को हमने समझ सारा एसिड में ही लिया, यहाँ पे सिर्फ हम इसको नोट डाउन करेंगे और उसको थोड़ा बहुत और करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। सबसे पहले हम किसकी बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में बात करेंगे। जो बेस है, बेस को हम कैसे कैसे जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसको हम कैसे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, देखो पहले जो बेस को अगर क्लासीफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बेस होता है, बेस और एल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है। एक टर्म होती है एल्कलीज, दोनों के बीच में हमें पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो जैसे हमारा हम नॉर्मल बेस के बारे में बात करते हैं, एक होता है एल्कलीज। देखो जो एल्कलीज हैं ये भी एक तरह से बेस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक तरह से बेस होते हैं, पर ये वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, लेट्स से कि मेरे पास कोई बेस है, मेरे पास कोई बेस है, मैंने उसको वाटर में अंदर ऐड किया। वाटर के अंदर ऐड करने के देखा कि वाटर में क्या हो गया, वो सोल्यूबल हो गया। वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। तो उसी बेस को हम एल्कली भी बोल सकते हैं, उसी बेस को हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही अगर मैंने कोई बेस लिया, बेस को मैंने देखा कि वाटर के अंदर डाल के देखा कि तो वाटर में वो सोल्यूबल नहीं हुआ, तो वाटर में वो सोल्यूबल नहीं हुआ, तो उस बेस को हम एल्कली नहीं बोल सकते, उस बेस को हम एल्कली नहीं बोल सकते। डन। अगर कोई बेस है वाटर में डाला तो वाटर में डालने के बाद अगर वो सोल्यूबल हो रहा है तो वो क्या होगा, वो एल्कली भी होगा और बेस भी होगा, बेस तो है ही है। ठीक है, तो अगर हमने उसको वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद वो सोल्यूबल नहीं हुआ तो वो बेस हमारा एल्कली नहीं है। क्लियर, समझ आ गया। तो एल्कलीज क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस कॉल्ड एल्कलीज। जो वाटर सोल्यूबल बेस होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बेस तो देखो सारे के सारे हैं, बेस तो क्या है, सारे के सारे हैं, पर जो एल्कलीज है वो कुछ है, मतलब सारे के सारे जो बेस हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते, बट सारे के सारे एल्कलीज बेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ये हुआ ना, ऑल लिख सकते हो आप यहां बात, ऑल बेस आर एल्कलीज but all एल्कलीज आर नॉट बेस। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि सारे के सारे बेस हैं वो क्या है, एल्कलीज है, और सारे के सारे एल्कलीज बेस नहीं हो सकते। ओके, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं NaOH, KOH मैंने रफली लिया है। ठीक है, तो ये बेस भी है और ये एल्कलीज भी है, बेस भी और ये एल्कलीज भी है। जैसे अगर मैं लूं फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होंगे, ये सिर्फ बेस होंगे, ये क्या होंगे, ये सिर्फ बेस होंगे, ये एल्कलीज नहीं होंगे, ये एल्कलीज नहीं होंगे, एल्कलीज ये नहीं होंगे, ये सिर्फ क्या होंगे, बेस होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये होते हैं ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। अगर आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो वाटर में सोल्यूबल होगा नहीं, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो वाटर में सोल्यूबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो ये हैं ये सिर्फ बेस हैं, ये एल्कलीज नहीं है। ओके, समझ आ गया कि जो एल्कलीज होते हैं और बेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कब हम एल्कलीज टर्म यूज करते हैं और कब हम बेस टर्म यूज करते हैं। अगर हम वाटर में सोल्यूबल की बात करें, वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें, तो वहाँ पर नॉर्मल एल्कलीज लिखा होता है। ठीक है ना, अल्कलाइन लिखा होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन। ओके, अगर हम वहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल की बात नहीं कर रहे तो वहाँ पे हम बेस टर्म भी यूज करते हैं।
डन, क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेस और अल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। देखो मैंने आपको पहले बताया था जब हमने एसिड की क्लासिफिकेशन की थी, बताया था ना कि एसिड क्या होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की क्या होती है, बेस की एसिडिटी होती है। एसिड की आगे थी, एसिड की हमने बेसिसिटी के बारे में बात की थी, और अब जब हम बेस कर रहे हैं तो बेस की हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। डन। वहां पे हमने एसिड की जो बेसिसिटी की थी, तो एसिड की बेसिसिटी क्या थी, वो थी कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल। तो कोई अगर हमारे पास एसिड है, एसिड में से कितने नंबर में वो H पॉजिटिव आयन देगा, कितने नंबर में वो क्या देगा, वो H पॉजिटिव आयन देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हमने बेसिसिटी टर्म दिया था। अब देखो ये बेस है, बेस क्या करते हैं, बेस OH नेगेटिव देते हैं, बेस क्या करते हैं, बेस OH नेगेटिव देते हैं। तो कितने नंबर में OH नेगेटिव देंगे, वो क्या होंगे, वो उसकी एसिडिटी होगी। कितने नंबर में OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, वही क्या होगी, इसकी एसिडिटी होगी। क्लियर। तो एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एसिडिटी। किसकी एसिडिटी बोलेंगे, उसको हम बेस की एसिडिटी बोलेंगे, उसको हम किसकी एसिडिटी बोलेंगे, बेस की एसिडिटी बोलेंगे। क्लियर। तो उसी के बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा, सबसे फर्स्ट होगा हमारा मोनो एसिडिक, सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा, मोनो एसिडिक। अब मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब वन होता है, और वन मतलब अगर कोई एक OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, मोनो एसिडिक होगा। अगर कोई क्या करेगा, एक OH नेगेटिव आयन देगा, जब हम उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा मोनो एसिडिक होगा। डन। इफ ओनली वन OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल, कॉल्ड मोनो एसिडिक। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मोनो एसिडिक बोलेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल NaOH, NH सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हमने वाटर में ऐड किया, वाटर क्या है हमारा, वाटर लिक्विड है। अब वाटर लिक्विड में जाने के बाद क्या होगा, Na पॉजिटिव मिल जाएगा हमें, यहाँ से Na पॉजिटिव एक्वस मिलेगा, प्लस OH नेगेटिव एक्वस मिलेगा, OH नेगेटिव एक्वस मिलेगा। ठीक है। अब देखो NaOH ने क्या किया, NaOH ने एक OH नेगेटिव दिया, NaOH ने क्या किया, एक OH नेगेटिव दिया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा मोनो एसिडिक हुआ। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा मोनो एसिडिक हुआ। जैसे इसके और भी एग्जांपल है हमारे पास, LiOH, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये हमारे मोनो एसिडिक होंगे, ये क्या होंगे, ये हमारे मोनो एसिडिक होंगे, जो क्या करेंगे, जो सिर्फ एक OH नेगेटिव देंगे। अब आप देख रहे होंगे ये सारे क्या लिखे, मैंने सारे ग्रुप 1 के लिखे हैं, सारे किसके लिखे हैं, ग्रुप 1 के लिखे हैं। तो जितने भी ग्रुप 1 के सारे कैसे होंगे, सारे हमारे मोनो एसिडिक होंगे, सारे क्या होंगे, मोनो एसिडिक होंगे। सेकंड जो हम बात करेंगे, देखो ये मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक मतलब जो एक OH नेगेटिव देगा। अब हम बात करेंगे दो, जो दो OH नेगेटिव देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक देंगे। ठीक है। इफ 2 OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे डाई एसिडिक बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा, हमें एक तो मिलेगा मैग्नीशियम आयन, हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमें मैग्नीशियम आयन। ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे OH नेगेटिव आयन, यहाँ से क्या मिलेंगे हमें, यहाँ से हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। OH नेगेटिव आयन कितने मिलेंगे, दो। और ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक्वस होगा। डन।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने 2 OH नेगेटिव आयन दे दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, 2 OH नेगेटिव आयन दे दिए। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डाई एसिडिक हुआ। ये कैसा हुआ, ये कैसा बेस है हमारा, डाई एसिडिक बेस है। कैसा बेस है, डाई एसिडिक बेस है। और भी इसके एग्जाम्पल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होंगे, जो डाई एसिडिक होंगे, जो क्या करेंगे, जो 2 OH नेगेटिव आयन देंगे, जो क्या करेंगे 2 OH नेगेटिव आयन देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस बोलेंगे। डन। जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या होगी हमारी, देखो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, अब क्या होगा हमारा ट्राई एसिडिक। ट्राई एसिडिक, अब देखो ट्राई एसिडिक क्या होंगे, जो 3 OH नेगेटिव आयन देंगे, वो क्या होंगे, जो 3 OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, तो उसका वो क्या बोलेंगे, इफ 3 OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल कोल्ड ट्राई एसिडिक। जो 3 देंगे तो वो क्या होंगे, ट्राई एसिडिक होंगे। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल क्या इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करोगे, वाटर में ऐड करने के बाद क्या देगा, एक तो हमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मिलेगा एक्वस, एक हमें क्या मिलेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और 3 क्या मिलेंगे, हमें 3 मिलेंगे OH नेगेटिव। ये भी क्या होंगे एक्वस, क्योंकि वाटर में बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्कलीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एल्कलीज नहीं है वो नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब OH नेगेटिव देता है, कोई H पॉजिटिव देता है तो वाटर में देता है। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर बात कर रहे हैं वो। अगर कोई वाटर अगर कोई जो बेस है, बेस अगर हमारा वाटर सोल्यूबल नहीं है तो उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सारे के सारे एल्कलीज की बात कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सारों को हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं ना। एक H पॉजिटिव देगा, 2 देगा, 3 देगा, OH नेगेटिव देगा, कहाँ देगा, वाटर के अंदर तो देगा। तो वाटर सोल्यूबल जरूर होना चाहिए वो, अगर वाटर सोल्यूबल नहीं है तब नहीं चलेगा। जैसे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये नहीं चलेंगे यहाँ पे, ये नहीं चलेंगे, ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे। डन, समझ आ गया। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया वो किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ OH नेगेटिव आयन। कितने वो OH नेगेटिव आयन देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एसिडिटी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ओके, जो हम जो सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे हम बताएंगे कि जो हमारा बेस है वो कैसे है। देखो हमने स्ट्रेंथ के बेस पे हमने एसिड किया था। स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ऐसे ही जो बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस भी क्या होंगे हमारे, 2 टाइप के होंगे, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारा वीक बेस होगा। एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक क्या होगा हमारा वीक बेस होगा। तो वही है कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो क्या होगा, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जो ऑलमोस्ट क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, लेट्स से कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं बेस के, मेरे पास क्या 100 मॉलिक्यूल्स हैं बेस के। मैंने उसको वाटर में ऐड किया, मैंने क्या किया उसको वाटर में ऐड किया। वाटर में ऐड करने के बाद वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, वो हमें OH नेगेटिव देगा। वो क्या देगा, हमें OH नेगेटिव देगा। अगर 90 से ज़्यादा ने OH नेगेटिव दे दिया, अगर 90 से ज़्यादा ने क्या किया OH नेगेटिव दिया, तो वो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वहीं अगर 20-30 ने क्या किया, सिर्फ OH नेगेटिव दिया, तो वो क्या होगा, वो हमारा वीक बेस होगा, वो क्या होगा, वो हमारा वीक बेस होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि इफ एनी बेस almost completely dissociate in their aqueous solution, in their aqueous solution called strong base, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। अगर कोई बेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे मैंने बताया ना 100 लिए मैंने मॉलिक्यूल्स, 100 में से 90 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, 90 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो वो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ NaOH,
KOH, RBOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के, यही होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अलावा नहीं होते, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या, ये एग्जांपल्स हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि जैसे अगर हम उसको वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद क्या होगा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करेंगे वीक बेस की, ऐसे हम किसकी बात करेंगे, वीक बेस की बात करेंगे। वीक बेस क्या होगा, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही नहीं। अब जैसे 100 लिया, 100 में से 20 हुआ, 30 हुआ, तो वो क्या होगा, वो हमारा वीक बेस होगा, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। इफ एनी बेस partial dissociate in their aqueous solution, if any base partial dissociate in their aqueous solution, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम weak base बोलेंगे, called वीक बेस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वीक बेस बोलेंगे। अगर कोई बेस पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, तो वही क्या होगा, वही हमारा वीक बेस होगा। इसके अलावा जितने भी बेस बचे हैं सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे वीक होंगे। इसके अलावा जितने भी बेस बच जाते हैं सारे के सारे कैसे होंगे, वो वीक होंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारे वीक बेस का एग्जाम्पल है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं, जो क्या है पार्शियल हुए। ये कंप्लीटली पार्शियल मैंने आपको जो एसिड के बारे में बात की थी वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है, क्लियर है ना। अगर कोई ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर कोई ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो वही क्या होगा, हमारा वीक बेस होगा। डन, ओके। तो ये थी हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, कि हमने क्या किया, स्ट्रेंथ के बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के बेस पे हम कैसे जो बेस है बेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन के बेस पे हमने किया था, कंसंट्रेशन के बेस पे क्या होता है, दो तरह के हमारे सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, एक हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। वैसे दो और बनते हैं, एक सैचुरेटेड बनता है और एक सुपर सैचुरेटेड बनता है। उसके बारे में बात हम यहाँ पे करते हैं नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल दो ही लेके चलते हैं। या तो बेस हमारा क्या होगा, डाइल्यूट होगा, या फिर बेस क्या होगा हमारा, वो कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, मैंने बताया था आपको कि कोई भी बेस हमारा डाइल्यूट भी हो सकता है और हमारा वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एसिड भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो सकता है, वैसे हमारा बेस भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो सकता है। अगर हम बेस को कम ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। वही अगर हम बेस को बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो कैसा सोल्यूशन बनेगा, वो हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड बेस क्या होगा, if more amount of base is present in their aqueous solution, if more amount of base is present in their aqueous solution called concentrated base, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कंसंट्रेटेड बेस बोलेंगे। अगर कोई बेस क्या है, बेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वही क्या होगा, हमारा कंसंट्रेटेड बेस होगा। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड क्या होगा हमारा, डाइल्यूट बेस। सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड हमारा डाइल्यूट बेस होगा। वही अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको जो बेस है, बेस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं है, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जो जैसे हमारा कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा है, बेस कम है, वाटर ज़्यादा है, बेस कम है, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। वही अगर बेस ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वही क्या होगा हमारा, वही हमारा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो इफ लेस अमाउंट ऑफ
base is present, if less amount of base is present, base is present in their solution called dilute base, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम डाइल्यूट बेस बोलेंगे। ठीक है ना। देखो या तो हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बेस हमारा ज़्यादा अमाउंट में है तो वही क्या होगा, हमारा कंसनट्रेट बेस होगा, या फिर बोलेंगे कि वाटर हमारा कम अमाउंट में है, वाटर क्या हमारा कम अमाउंट में है तो वही क्या होगा, हमारा कंसनट्रेट बेस होगा। डाइल्यूट केस में या तो बेस हमारा कम अमाउंट में है या फिर वाटर हमारा क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वही क्या होगा, हमारा डाइल्यूट बेस होगा। क्लियर है ना। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेट हम अमाउंट के बेस से बताते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है, ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हम बताते हैं कितना डिसोसिएट हो रहा है उसके बेस से बताते हैं। क्लियर। देखो जो एसिड के अंदर हमने 4 क्लासिफिकेशन की थी, वहाँ पे हमने एक क्लासिफिकेशन और की थी ऑन द बेस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे एक हमारे मिनरल एसिड होते हैं, सोर्स के बेस पे क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। यहाँ पे सोर्स के बेस पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 क्लासिफिकेशन की ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, सेकेंड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड थर्ड ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ हम 3 ही जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात। ओके, जो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि जो बेस है बेस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर जो सबसे फर्स्ट करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, देन हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हमने एसिड के अंदर भी की थी। एसिड के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि एसिड क्या होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, सोर इन टेस्ट। वही अगर हम बेस की बात करें, ये तो हमने ऑलरेडी कर भी चुके हैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसी के बारे में बात की थी कि जो उसका नेचर कैसा होता है, जो उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट कैसा होता है उसका, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या आएगी, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, जो बेस है, बेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, जो बेस है बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा लिटमस पेपर। वो क्या, हमारा लिटमस पेपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ब्लू टू रेड जा रहा है, अगर हमारा लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिड होगा। अगर कोई रेड से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, वो क्या होगा, वो हमारा बेस होगा। वो क्या होगा, वो हमारा बेस होगा। कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लें, अगर उसको हम एसिड में डालें तो ब्लू से कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम ब्लू लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। वही अगर हम रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर सेम रेड लिटमस पेपर को हम बेस के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर हमारा ब्लू हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये करेगा, ये कलर को चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कलर क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो वहां पे हमने बात की थी कि जो एसिड है, एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस होते हैं। यहाँ पर भी तो आयंस होते हैं, यहाँ पे भी तो आयंस है ना। जैसे NaOH है, NaOH को वाटर के अंदर ऐड करोगे, क्या देगा हमें, Na पॉजिटिव देगा एक्वस, प्लस OH नेगेटिव एक्वस देगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा जो क्या करेगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट करेगा। इसके अंदर भी हमें आयंस मिल गए, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस also conduct इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वा सॉल्यूशन है बेस का, वो भी क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसमें भी क्या होता है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, वो कंडक्ट करता है। डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो जो बेस होता है ना, बेस का नेचर क्या होता है, वो सोपी टच होता है, सोपी इन टच। बताऊंगा अभी इसको।
सोप इन टच, ठीक है। जैसे NaOH लोगे, NaOH के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, NaOH लोगे, NaOH को हाथ में रखोगे तो उसका नीचे क्या सोपी टच होगा। सोपी टच जैसे आपकी जो सोप होती है, सोप कैसे होता है, सोपी टच होता है ना, वैसे ही NaOH का होता है। जो बेस होता है, बेस का क्या होता है जनरली सोप इन टच होता है वो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है, देखो हमने वहाँ पे बात की थी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो क्रोसिव नेचर होता है स्किन के टुवर्ड्स, उनका नेचर कैसा होता है, क्रोसिव नेचर होता है स्किन के टुवर्ड्स। इनका भी नेचर क्रोसिव होता है, इनका नेचर क्रोसिव, पर इतना ज़्यादा भी क्रोसिव नहीं होता। मतलब जैसे HCl अगर लग जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 अगर स्किन पे लग जाए तो क्या हो जाएगा, स्किन वहाँ से बर्न कर देगा वो, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, उसका क्रोसिव नेचर बहुत ज़्यादा है। वही अगर हम बेस की बात करें, बेस भी क्रोसिव नेचर के होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं होते, हल्की सी इरिटेशन होगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इनका माइल्ड नेचर होता है, माइल्ड क्रोसिव एक्शन ऑन स्किन, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने ज़्यादा स्किन को बर्न नहीं करते ये माइल्ड क्रोसिव नेचर होता है, हल्की स्किन इरिटेशन होगी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। पर एसिड केस में हमने देखा कि जो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड है वो क्या करते हैं, स्किन को बर्न नहीं कर देते हैं वो। ओके, तो माइल्ड क्रोसिव एक्शन ऑन स्किन, तो ये कुछ इसकी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम है जैसे हमने एसिड के बारे में बात की, वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में समझा दी थी, ठीक है ना। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले आप एसिड वाला लेक्चर आपने देखा होना चाहिए। डन, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ओके, जो प्रॉपर्टीज में जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो बेस है, बेस कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इसमें के अंदर क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कि जो बेस है, बेस कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे वो करेंगे रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं कि जब हमने बात की थी कि एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की तो हमने किया था रिएक्शन विद बेस, कि एसिड की बेस साथ रिएक्शन कराओ। अब हम बेस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड, कि जो बेस है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ। बात दोनों ही क्या है, सेम है। बात क्या है, सेम है। सो व्हेन बेस react with acid, it neutralize and give salt and water। ये क्या देगा हमें, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या देगा हमें, सॉल्ट एंड वाटर देगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल्स आपको पता ही है ऑलरेडी कि ये NaOH क्या, NaOH हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सोल्ट देगा हमें, साथ में क्या देगा हमें, वाटर देगा। सोल्ट देगा, साथ में क्या देगा हमें, वाटर देगा। वही जैसे KOH क्या हमारा बेस है, H2SO4 क्या हमारा एसिड है, क्या देगा हमें, पहले पानी लिख दो, साथ में K और SO4, K2SO4, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो K2SO4। ओके, तो वही है कि प्रॉपर्टी सेम है। अगर एसिड की कर रहे हो तो रिएक्शन लिख दो रिएक्शन विद बेस, अगर आप बेस की प्रॉपर्टीज को लिख रहे हो तब लिख दो रिएक्शन विद एसिड। बात क्या है, बात सेम ही है। ओके, तो अगर हम बेस को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वो करेंगे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, कि जो मेटल है, मेटल की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या कि जब हमने एसिड के केस में किया था कि हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो हमें क्या निकलेगा, हमें H2 गैस मिलेगी। यहाँ पर भी हमें H2 गैस ही मिलेगी, बट इस केस में क्या होता है कि सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे बेस के साथ, कुछ मेटल्स ही रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, सारे रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से करेंगे बता देता हूँ, कौन कौन से मेटल करेंगे, जनरली करेंगे जिंक और एल्यूमिनियम ही करते हैं और SN करते हैं, जिंक करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं और
एसन करते हैं ज़्यादातर। ओके, ज़्यादातर जिंक करेगा, एल्यूमिनियम करेगा और एसन टिन करेगा। ओके, तो हम किस में क्या लिखेंगे, व्हेन बेस react with metal produce salt and hydrogen gas। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या, हमारे पास जिंक है, हमारे पास क्या जिंक, मैंने कोई बेस ले लिया, लेट्स से कि मैंने NaOH ले लिया, मैंने कोई बेस ले लिया, क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से H2 गैस निकलेगी, यहाँ से क्या, कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, साथ में इसका सोल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, साथ में इसका सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट, फॉर्मूला क्या होगा उसका, सोल्ट का फॉर्मूला होगा सोल्ट का Na2ZnO2, Na2ZnO2, नाम क्या होता है, नाम होता है इसका सोडियम जिंकेट, या सोडियम, इसको सोडियम मेटा जिंकेट भी बोलते हैं, सोडियम मेटा जिंकेट। ओके, तो आपको उसको याद करना है ऐसे ही। वही अगर वैसे मैं एल्यूमिनियम लूँ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दूँ NaOH के साथ, देखो जो यहाँ पे NaOH है, NaOH एक्वस है, NaOH कैसा है, ये एक्वस NaOH है। ओके, यहाँ पे भी NaOH का एक्वस है, बट अगर आप एक्वस लेके चलोगे तो रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी। अगर आप एक्वस लेके चलोगे इस केस में तो रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी। देखो यहाँ पे रिएक्शन को अगर आप पहले बैलेंस करो, एक जिंक है, एक जिंक है, 2 सोडियम, यहाँ पे 2 लिख दो, 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो रिएक्शन क्या होगी, हमारी बैलेंस होगी है। अगर आप इसमें सिर्फ NaOH लेके करोगे ना रिएक्शन, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस ही नहीं होगी, आपको इसलिए H2O लिखना पड़ेगा साथ में। क्या निकलेगी, सबसे पहले यहाँ पे H2 गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फॉर्मूला क्या होगा उसका, फॉर्मूला होगा उसका AlO2 NaAlO2, यहाँ पे Na2ZnO2, यहाँ पे NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब रिएक्शन को बैलेंस देखो, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पर भी एक सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 और 1 2, यहाँ पर भी कितने 2, यहाँ पर भी 2 और 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 3 है, और वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, तो या तो एक काम करो, यहाँ पे इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डन। वरना क्या करो, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो इसको भी 2 बनाओ, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कितने हो गए 4, बट अब बाकी डिस्टर्ब हो गए। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितने, 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम, वहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 एल्यूमिनियम आएगा। अब एक बार चेक करो, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 और 1 3, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डन। ऑक्सीजन कितने होगा, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 और 4 6, 2 और 4 6, यहाँ पे 3 कर दो मल्टीप्लाई। अब रिएक्शन क्या हो गया, अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गया। अब क्या, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो वही है कि जो मेटल है सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसमें जिंक एल्यूमिनियम और टिन लगा लो, और भी होते हैं, कईयों को हीट करने पे करते हैं वो, डन। तो अभी आप इसको नॉर्मल इतना ही करो कि यहाँ से क्या होगा, H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी अगर जिंक एल्यूमिनियम और टिन क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो डन। तो ये हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसका तो रिएक्शन होगी। ओके, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक, उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है एसिडिक, उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। और रिएक्शन के साथ करा, रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, रिएक्शन के साथ करा रहे हैं बेस के साथ करा रहे हैं, इसका मतलब है कि कौन सी रिएक्शन है, एसिड की और बेस की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, एसिड की और बेस की रिएक्शन है। तो ये कि हमारे पास बेस है और साथ में क्या है हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है।
अब हमें पता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसका नेचर तो कैसा होता है, इसका नेचर हमारा एसिडिक होता है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर तो हमारा एसिडिक होता है। वही है कि ये रिएक्शन क्या होगी, एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी, रिएक्शन एसिड की और बेस की होगी है। तो एसिड की और बेस की रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। डन। तो वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। मेटालिक ऑक्साइड इसका नेचर अभी हमने किया था, नेचर कैसा होता है उसका, बेसिक नेचर होता है। उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक नेचर होता है। डन। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले हम, लेट से कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 है हमारे पास क्या है, CO2 है। ओके, कोई बेस ले लिया हमने, NaOH ले लिया। अब देखो सबसे पहले तो क्या निकाल दो, सबसे पहले पानी निकाल दो, H2O। सबसे पहले क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। ओके, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से O चला गया, क्या बन गया, H2 बन गया। और बाद में क्या बचा, Na और CO, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये भी क्या, ये हमारा सोल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा सोल्ट होता है। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करके, यहाँ पे एक कार्बन, वहाँ पे एक कार्बन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4। तो यहाँ पे 3 और 1 वहाँ पे 4, ऑक्सीजन बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। ये कार्बन के कार्बन नॉन मेटल है ना, तो कार्बन नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड क्या हुआ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर हमारा एसिडिक होता है। वही है कि जैसे CO2 है, अगर इसकी रिएक्शन KOH के साथ कर दो तो क्या बनेगा, वही यहाँ पे H2O और K2CO3, क्या बन जाएगा, K2CO3। डन। तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। ओके, अगर हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर एसिडिक है। अगर आप उसकी रिएक्शन करो बेस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हैं बेस के बारे में, कि जो बेस है, बेस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 और है पर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टीज़ लिखाई यही इंपॉर्टेंट है। डन। तो ये हमारा लेक्चर में ये इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम pH के बारे में पढ़ेंगे और आगे उसको जो चैप्टर उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके।